नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया आपका फिर से एक बार स्वामी प्रिया कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मराठी का ते जीवनदायी झाड़ ये चैप्टर मराठी टू हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं अपना चैप्टर ते जीवनदायी झाड़। धडा 14 ते जीवनदायी झाड। भारत सासणे 1951। प्रसिद्ध लेखक, कथाकार, नाटककार, कादंबरीकार। अभी जो अपना लेसन है उसका नाम है ते जीवनदायी झाड़ और उसके राइटर है भारत सासणे और उनका जन्म हुआ है 1951। वो एक प्रसिद्ध लेखक है, कथाकार, नाटककार और कादंबरीकार भी है। अनर्थ लाल फुलांची झाडे हे कथा संग्रह। उनके जो कथा संग्रह है उनके नाम क्या है? अनर्थ और लाल फुलांचे झाड। सर्प, दूर तेथे, दूर तेव्हा, रात्र या लघु कादंबऱ्या प्रसिद्ध। उनके कादंबरी के नेम्स दिए सर्प, दूर तेथे, तेव्हा, रात्र। ये छोटी वाली कादंबरी प्रसिद्ध है। फलदायी व जीवनदायी लिंबाचे झाड आणि मानवी जीवन यांची सुंदर सागड घालण्याचा यशस्वी प्रयत्न प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केला है। मतलब यहाँ पे लेखक ने जो हम लोग को लेसन नीचे दिया है उसमें क्या दिया है? फलदायी व जीवनदायी, मतलब फल देने वाला और जीवन जो अपनी लाइफ, ऐसे दो है। जो लिंबाचे झाड़ मतलब जो नींबू का पेड़ है वो क्या देता है? फल भी देता है, उसके जीवनदायी मतलब वो जीवन दान भी देता है, ऐसे लेखक ने यहाँ पे बताया है। आनी मतलब और मानवी जीवन यानी ह्यूमन लाइफ्स, उसके बारे में मतलब दोनों को अच्छे से मिला के एक सुंदर सा लेसन अपने को नीचे लेखक ने दिया है। मी राहत होतो त्या घराच्या माग एक लिंबाचं झाड होतं। मतलब जब लेखक जहाँ रहते थे उसके पीछे एक नींबू का पेड़ था। लिंब म्हणजे कडुलिंब नव्हे, मतलब नींबू मतलब कडुनिंब नहीं। आपण खातो त्या लिंबाचं झाड मतलब हम लोग जो नींबू खाते हैं उसका पेड़। खिडकी लगतच होतं ते काटेरी आणि लिंबाच्या फळांनी गच्च लगडलेलं असं। मतलब लेखक की जहाँ पे खिड़की थी उसके नज़दीकी वो नींबू से फला फूला हुआ और काटेरी यानी कांटों वाला वो पेड़ उनके खिड़की के साइड में था। लसलशीत हिरवगार आणि चैतन्यमंद। लसलशीत हिरवगार मतलब हरा भरा और चैतन्यमय वो पेड़ दिख रहा था। प्रदेश सगळा उन्हाचा होता, मतलब उस टाइम पे गर्मी के दिन चालू थे और गर्मी का मौसम था। त्या भागात एकूणच उन्हाळा जास्त, आसमंत तापून जाई। मतलब जहाँ पे लेखक रह रहे थे उस एरिया में बहुत सारी हीट थी, मतलब गर्मी थी। उसके वजह से सब जमीन वगैरह कैसे रहती है वो गर्मी से तपी हुई रहती है, मतलब गरम हुई रहती है। आसपासची जमीन तापून करपून तपकिरी पडलेली दिसे। मतलब आजूबाजू की जो जमीन है वो कैसे दिख रही थी? तापून करपून तपकिरी पडलेली दिसे, मतलब गर्मी से तपी हुई, जली हुई, तपकिरी रंग की दिख रही है। जी काही झाडं आसपास होती ती मलूल आणि काळपट हिरवी दिसत आणि पाणथळ तर परिसरात कुठंच नव्हती। मतलब उनके यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे वो कैसे दिख रहे थे? मलूल आणि काळपट हिरवी रंग दिसत, मतलब मुरझाई हुई और काले हरे रंग की दिख रही थी। और पाणथळ तर परिसरात कुठेच नव्हती, मतलब पानी का जो जगह रहता है वो उस एरिया में कहीं दिखाई नहीं देता था। सगळीकडे शुष्क कोरडी जमीन, मतलब हर जगह पूरी कोरड जमीन थी। घर सुद्धा तापून निघे, मतलब लेखक का घर जो था वो भी गर्मी से तपा रहता था। या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ते झाड म्हणजे विलक्षण, जीवनमय आणि जीवनदायी वाटे। इस सभी पार्श्वभूमि के तौर पे ये जो पेड़ था एक विलक्षण और जीवनमय था
और वो जीवनदायी लगता था. खरं तर भिंतीच्या उंचीचे झालेले लिंबाचे झाड म्हणजे भोवतालच्या सजीवांच्या दिलाशाचं केंद्र झालं होतं, हे माझ्यात लक्षात आलं. मतलब ये जो नींबू का पेड़ था वो कैसे उनकी जो खिड़की थे उसके साइज का हुआ था. और ये नींबू का पेड़ है वो दीवार की ऊंचाई तक हुआ है. और उस नींबू का पेड़ मतलब क्या था, जो सजीव प्राणी है उसका दिलाशाचं यानी शांति का केंद्र बना हुआ था, ऐसे ध्यान में लेखक के आया था. त्या झाडाखाली काळीभोर सावली असे. मतलब उस पेड़ के नीचे काली भोर यानी काली काली सावली मतलब छाव रहती थी. ठंडी छाव हम लोग बोलते वैसे टाइप में. मोरीचं पाणी सगळं त्या झाडाला जाई. मतलब बाथरूम का जो पानी रहता है वो पूरा पेड़ के यहाँ जाता था. त्यामुळं जमिनीत नेमकी तिथेच ओल असे. मतलब इसकी वजह से जो बाथरूम का पानी उस जगह जाता था, इसकी वजह से वहीं पे जमीन पे कैसी थी, वो जमीन गीली थी. त्या ओलसर जमिनीत मला काही शंख दिसू लागले. उस गीली वाली जमीन पे उनको कुछ शंख दिखाई दिए. आज इथे दिसलेला शंख उद्या तिथे दिसे. मतलब आज यहाँ पे शंख दिखा तो कल कहीं और दिखाई देता था. रात्रीतून तो बराच सरकलेला असे. मतलब रात के टाइम पे वो बहुत सारा आगे बढ़ चुका रहता था. लहान मोठे अनेक शंख मग दिसून येऊ लागले. बाद में छोटे बड़े शंख उनको दिखाई देने लगे. मग लक्षात आलं की या झाडाखाली गोगलगाईची वस्ती आहे. फिर बाद में ध्यान में आया लेखक के कि इस पेड़ के नीचे गोगलगाई यानी स्नेल की वस्ती है. इतक्या मोठ्या आकाराच्या गोगलगाईची वस्ती मी प्रथमच पाहत होतो. आणि प्रथमच मी असंही पाहिलं की त्या गोगलगाई शंख पाठीवर घेऊन तर चालतातच, परंतु त्या झाडांवरही चढतात. मतलब इतनी जो बड़ी आकार की जो स्नेल है उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी. और फर्स्ट टाइम ऐसे भी देखा था कि ये जो स्नेल है अपना शंख जो शेल है वो पीठ पे लेके चलती थी, परंतु कहाँ पे, पेड़ पे. मतलब अपना जो शंख लेके ये जो स्नेल है वो पेड़ पे चढ़ती थी. ये लेखक ने फर्स्ट टाइम देखा था. और गोगलगाई जो जो है स्नेल है बड़ी आकार की, वो भी फर्स्ट टाइम देखा था. फांदीवर चिकट रंगानं बरबटलेल्या गोगलगाईला पाहणं, त्याचा प्रवास निरखणं हा माझा आणि लहान मुलाचा कौतुकाचा कार्यक्रम होऊन बसला होता. मतलब ये जो फांदी पे जो पेड़ की है उसके ऊपर चिकट रंगाने बरबटलेल्या गोगलगाईंना पाहणं. मतलब स्नेल की जो पैर से चलती है तो एक ऐसा चिपचिपा सा द्रव बाहर आता है, तो उसे क्या कहा है, चिकट रंगानं बरबटलेलं. मतलब वो चिकट पदार्थ वो जो डालती है उसके पैर के यहाँ से निकलता है स्नेल के यहाँ से, उसको कहा गया है. और इस स्नेल को देखना और उनका जो प्रवास वर्णन है वो देखना, उनका मतलब अपने लेखक का और उनके जो छोटा बच्चा था उनका ये एक प्रोग्राम ही हो चुका था. लवकरच एक पारव्याची जोडी त्या गर्द हिरव्या आश्चर्यात दिलासा शोधू लागली. मतलब यहाँ पे एक पारवा जो पक्षी रहता है उसकी जोड़ी इस गर्द हरे रंग की जो डार्क ग्रीन उसमें रहने के लिए आई और वो दिखाई देने लगी. त्या जोडीनं काड्या काड्यांचं एक घरटं त्या लिंबाच्या काटेरी झाडात बांधायला सुरुवात केली. बस उस जो पारवा पक्षी की जोड़ी थी उन्होंने क्या किया था, मतलब जो मेल फीमेल रहते हैं उन्होंने जोड़ी से काटी काटियों से एक घर बनाना शुरू किया. कहाँ पे, नीम के पेड़ के ऊपर. खिडकीतून किंवा दारातून हळूच पाहिलं की गुंजाच्या डोळ्यांची लुकलुकत्या नजरेची पारवी दृष्टीस पडे. मतलब उनकी खिड़की से या दरवाजे से धीरे से देखते थे तभी उनके आँखों की लुकलुकती नज़र, मतलब उनके जो आँखें हैं
उनकी जो नज़र कैसी लिखती थी, चमकती हुई उनके नज़र में पडती थी. भोवतालच्या रखरखीतून त्या जोडीने एक थंड असा आश्रय शोधून काढला होता. मतलब आजू बाजू में इतनी गर्मी है, उसके वजह से उस जोड़ी ने एक ठंडावा आश्रय मतलब ठंडा आश्रय जहाँ पे उन्होंने ढूंढ के निकाला था. माझा मुलगा तर तिथे वारंवार जाऊन पाही, म्हणून मग ते जोडपं हळूहळू दिसेनासं झालं. मतलब लेखक का जो छोटा बच्चा था, वो तो बार बार जाके उनको देखता था. उसके वजह से वो जो जोड़पा था, यानी ये जो पारवा पक्षी थे, उनकी जोड़ी थी, वो बाद में दिखाई नहीं दी. चिमण्या आणि इतर पक्षी यांनी ते झाड नेहमीच गजबजले असे. मतलब स्पैरो और बहुत सारे बर्ड्स उस पेड़ के यहाँ पे हमेशा दिखते रहते थे. जणू गातं बहरतं संगीतमय झाड, तुरेदार बुलबुल आणि पोपट नेहमी तिथे दिसत. मतलब ये जो पेड़ था, ऐसे लगता था एक संगीतमय पेड़ है, मतलब म्यूजिकल ट्री है, ऐसे लगता था. क्योंकि उस पे तुरेदार बुलबुल और पैरट जो है हमेशा वहाँ पे दिखाई देते थे. त्या सगळ्यांचं ते झाड म्हणजे एक केंद्र, एक आकर्षण, एक आश्वासनाचं, विश्वाचं ठिकाण झालं होतं. मतलब इन सभी जो पक्षी है, उनके लिए ये जो पेड़ था, एक मेन पॉइंट्स था. मतलब हम लोग बोलते हैं एक मेन, हम लोग को कभी एक रहता मेन पॉइंट है कि यहाँ पे हमें एम करना है, वैसे उनको था कि ये नींबू का पेड़ है कि उनका पॉइंट से उसकी तरफ उनका आकर्षण, विश्वास, आश्वासन, ये सब पूरा जो ये भाग है वो उनको इस पेड़ में दिखाई देता था. कलकलाट आणि गजबजाट त्या झाडानं जणू अनेक पक्ष्यांना जगण्यासाठी नवं आश्वासक निमंत्रण दिलं होतं. मतलब इस पेड़ पे क्या होता था, कलकलाट होती थी, गजबजाट मतलब आवाज़, जोर शोर, शराबा, ये सब चीज़ें इस पेड़ के यहाँ पे होती थी. और इस पेड़ ने बहुत सारे पक्षियों को जीने के लिए आश्वासक निमंत्रण दिया था, ऐसे लेखक अपने बोलते हैं. ते आश्वासन कंठोकंठी दूरपर्यंत पोहोचून भोवतालच्या तप्त वातावरणातून अनेक पक्षी त्या एकमेव थंड झाडाकडं थव्या थव्याने येत असल्याचं माझ्या लक्षात आलं. मतलब थोड़े दिन के बाद लेखक को क्या दिखाई दिया कि बहुत सारे दूर से बहुत सारे पक्षी उस गर्मी के वातावरण से त्रस्त हुए थे और धीरे धीरे पक्षियों का झुंड उस पेड़ की तरफ आते हुए वो देखते थे और ये सब चीजें लेखक के ध्यान में आई. झाडाखाली मुंग्यांचंही एक वेगळंच विश्व होतं. मतलब पेड़ के नीचे चींटियों ने भी अपना विश्व निर्माण किया था. अनेक रंगी किडे सुद्धा त्या दलदलीत होते. मतलब अनेक रंग के कीड़े जो रहते हैं वो भी उस दलदल में थे. एकदा पाहत असताना सापाची कात आढळून आली. मतलब एक दिन ऐसे ही सांप की जो चमड़ी रहती है वो वहां पे दिखाई दी. झाडांवर खारीची वस्ती तर होतीच, पण थंड सावलीत कुत्रीही तिथे विसाव्याला येत. मतलब पेड़ पे खार तो दिखाई देती थी और पेड़ की छाव के नीचे कुत्ते भी बैठने के लिए आते थे. फुलांपासून ते फळांपर्यंतचा सगळा जीवन प्रवास त्या झाडाचा मला पाहायला मिळाला नाही. मतलब नींबू के पेड़ को जब भी फूल आए, वो फूलों से लेके फल तक का जो उनका जीवन प्रवास है उस पेड़ का, वो पेड़ का जीवन प्रवास लेखक को देखने के लिए नहीं मिला था. परंतु शेवटच्या बहरात फुलं लागलेली पाहिली. परंतु क्या बोला लेखक ने, लास्ट बहर में जो फ्लावर्स आते हैं वो लेखक ने देखी थी. ही फुलं चिमुकली, मंद गोड वासाची आणि अद्भुत फळदार आश्वासन घेऊन आलेली असत. ये जो नींबू के फूल है, छोटी सी रहती थी, हल्की सी धीमी मीठे सुगंध की और अद्भुत फलदार की आश्वासन लेके हुए आते हुए. फुलामुळं लवकरच त्या झाडाभोवती पंखधारी चिमुकल्या पर्या उडू लागल्या. मतलब जब नींबू के पेड़ के फूल फूल पकड़े तभी मतलब फ्लावर जो नींबू के पेड़ में आए, तभी उन पेड़ के बहुत जगह मतलब आजू बाजू में पेड़ के
पंखधारी चिमुकल्या पऱ्या, मतलब जो हम लोग बोलते बटरफ्लाई वगैरह, वैसे पंखों वाले फ्लाइज वहाँ पे उनको दिखने लगे। कैसे? फेरी वाले फ्लाइज, ऐसे लेखक ने बताया है। फुलपाखरं आणि रंगीत उड़ते कीड़े, मतलब यहाँ पे बटरफ्लाइज और फ्लाइज रंगी बेरंगी कलर्स के। फूल चुके चिमुकले पक्षी आणि भुंगे, जो बर्ड्स रहते जो फूल को चूसते हैं वो वाले, और भुंगा ये भी उधर दिखाई देने लगे। एका छोट्या फांदीवर मधमाशांचं पोळही रचलं जाऊ लागलं, मतलब एक छोटे फांदी पे भी नींबू के पेड़ के मधुमक्खी का छत्ता निर्माण होने लगा था। तेव्हा मात्र खिडकी लावून घ्यावी असं वाटू लागलं, पण त्या माशांनी कधी कुणाला दंश केला नहीं। जब भी मधुमक्खी का छत्ता शुरू हुआ, मतलब रचना चालू हुआ, तभी लेखक को ऐसे लगा था कि अपनी खिड़की अभी बंद करके रखनी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियाँ किसी को काटी तो, परंतु कभी इस मधुमक्खी ने किसी को तकलीफ नहीं दी थी, ना किसी को काटा था। सजीवांसाठी जीवनदायी केंद्र अशी त्या लिंबाच्या झाडाची व्याख्या झाल्याचं माझ्या लक्षात आलं। पण इतकेच नव्हे तर माणसेही त्या झाडाकडे आकर्षित होती। मतलब अभी सजीव जो है, कीड़े मकोड़े, अपने हम लोग बोलते पशु पक्षी, ये सब के लिए जो ये क्या बना था, जीवनदायी केंद्र बना था, अशी त्या लिंबाच्या झाडाची व्याख्या झाली। मतलब इस नींबू के पेड़ की व्याख्या क्या हुई? ही सजीवांसाठी जीवनदायी केंद्र, ऐसे लेखक के ध्यान में आया। परंतु क्या है, सजीव ही उसके तरफ आकर्षित नहीं होते थे, तो ह्यूमंस भी उस तरफ आकर्षित होने लगे थे। ज्या कुण्या दाक्षिणात्य स्त्रीने हे लिंबाचे झाड राहत्या घराच्या मागं केवळ भाडेकरू असताना लावलं होतं, तिनं त्या झाडाला कुंपण घातलं नव्हतं। मतलब जो कोई एक दाक्षिणात्य स्त्री, मतलब दक्षिण में रहने वाली जो वुमन्स थी, उसने ये नींबू का पेड़ लगा था। उसने अपने वो जहाँ जिस घर में रहती थी उसके पीछे बाजू ये पेड़ लगाया था। वो उस टाइम पे थी, रेंट पे रहती थी, वो भाड़े करू थी। उसने जब ये पेड़ लगाया तो उसको उसने कंपाउंड भी नहीं लगाया था। मुक्त मोकळं झाड, तिनं जणू कडूपणाच्या आणि कंजूशीच्या मर्यादा घातलेल्या नव्हत्या। मतलब ये जो पेड़ था पूरा फ्री था, और मन में कड़वाहट लेके या तो कंजूसी की मर्यादा से ये पेड़ उसने नहीं लगाया था। आसपासचे लोक येत, लिंबाची फळं मुक्तपणे घेऊन जात। मतलब आजूबाजू में जो लोग रहते थे वो यहाँ पे आते थे, नींबू के जो नींबूज है निकाल के फ्री में लेके जाते थे, निकाल के मनसोक्त। फळ कधी कमी पडली नाहीत। फळांनी लगडलेलं ते झाड दृष्ट लागण्यासारखं, समृद्धीची भावना जागवणारं, आणि ते जीवनदायी होतं सगळ्यांसाठीच। मतलब इतने सारे लोग फल निकाल के लेके जाते थे, मतलब नींबू लेके जाते थे निकाल के, फिर भी कभी नींबू की कमी नहीं पड़ी, और हमेशा वो नींबू का पेड़ नींबू से जकड़ा हुआ रहता था, और दृष्ट लगने जैसा ये नींबू का पेड़ था। क्योंकि एक समृद्धि की जो फीलिंग्स रहती है, सुख की जो फीलिंग्स रहती है, ये कहाँ पे दिखाई देती थी? इस पेड़ में। और एक ऐसे लगता था कि वो जीवनदायी पेड़ है, और किसके लिए? सभी के लिए। म्हणजे असं की माणसं, पशु पक्षी, कीटक, साप, कुत्री आणि खारी, गोगलगाई अशा सगळ्यांनाच ते आकर्षून घेत असे। मतलब सभी के लिए क्यों बोला लेखक ने? कि इसके तरफ सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी ही नहीं, कीटक ही नहीं, सांप, कुतरी, खारी, गोगलगाई, इन सभी के सभी जो है इसके तरफ आकर्षित हो रहे थे। भोवतालच्या काहीतलं विसाव्याचं आणि आनंदाचं जणू आशीर्वादमय आश्वासन आणि जगण्याचा दिलासा। मतलब ये जो भोवताल का परिसर था वो इतना गर्मी से तपा हुआ था, और उसमें गर्मी की वजह से सब परेशान होते, तो उसमें विसावा यानी शांति से बैठने के लिए
ये एक जो पेड़ था, जणू क्या था, एक आशीर्वाद, आश्वासन और जीने का दिलासा था. इतकं महत्त्व त्या झाडाला आलेलं पाहून मी चकित होऊन गेलो होतो. ज्या घराची हकीकत मी सांगतो आहे, ती एक जोड इमारत होती. मतलब इस पेड़ को इतना इम्पोर्टेंट आया हुआ है, ये देख के लेखक आश्चर्यचकित हुए थे, क्योंकि जिस घर की जो हम लोग को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो एक जोड़ इमारत, मतलब जोड़ी हुई एक इमारत थी, बिल्डिंग थी. ट्विन ब्लॉक शेजारी जे राहत होते, त्यांच्या परसदारी चक्क पाण्याचा हापसा होता. म्हणजे भरपूर पाणी होते. मतलब ट्विन ब्लॉक म्हणजे मतलब जोड़ा हुआ घर, जो हम लोग बोलते हैं जुड़े हुए घर, वैसे था. तो उनके जो बाजू में नेबर थे, उनके परसदारी मतलब उनके आंगन में बोरवेल थी, मतलब पाण्याचा हापसा, और उनके पास बहुत सारा पाणी था. मात्र अंगणात आणि परसदारात गवताची काडीही नव्हती. इनके यहाँ पे इतना पानी हो के उनके आंगन में और पीछे के आंगन में बिल्कुल भी एक घास भी नहीं थी. मतलब एक घास की काडी भी नहीं दिख रही थी. माणसं उदास, दुर्मुखलेली, त्रस्त वाटत. ये जो नेबर थे, वो कैसे उदास, दुर्मुखलेली और त्रस्त लगते थे. त्या घरातील स्त्री नेहमी दागिने घालून बसे, परंतु पाणी आणि जमीन मुबलक असतानाही त्यांनी हिरवा आनंद पसरवण्याचा प्रयत्न कधी केला नहीं. ये जो नेबर की वाइफ थी, वो हमेशा क्या करती थी, ज्वेलरी डाल के बैठती थी, परंतु उसके मन में कभी ये ख्याल नहीं आता था कि अपने पास बहुत सारा पानी है, बहुत सारी ज़मीन है, तो उसके वजह से हम लोग हरियाली का आनंद ले सकते. उसकी कोशिश कभी उसने की नहीं, ऐसे लेखक को लगता था. मला वाटतं झाड लावणं, ते जगवणं, त्याद्वारे दूरवर आनंदाचे आणि आश्वासनाचे संगीतमय संदेश पसरवणं आणि सर्व सजीवांचे आशीर्वाद घेणं ही एक प्रवृत्तीच असावी लागते. मतलब लेखक को लगता है कि पेड़ लगाना, उसको जगाना और दूर तक उसकी आनंद और आश्वासन की संगीतमय संदेश फैलाना और सजीव के आशीर्वाद लेना एक प्रवृत्ति हर एक में होनी चाहिए चाहिए रहती है, या तो एक प्रवृत्ति किसी में भी ऐसी होनी चाहिए रहती है, ऐसे लेखक बोल रहे हैं. जो माणूस एखादं झाड जगवतो, तो निसर्गात एक हिरवा चमत्कार रुजवतो. मतलब जो भी एक मनुष्य है, एक पेड़ पूरा लगाता है, उसको पूरा पेड़ लगा के वो उसको जगाता है, मतलब खड़ा करता है उस पेड़ को. तो एक क्या होता है, वो निसर्ग का मतलब एक नेचर का हरा चमत्कार तयार करता है, ऐसे लेखकने बोला आहे. हे लिंबाचं झाडच बघा ना, ज्या कुण्याबाईने हे झाड लावलं होतं, ती बाई तिथून निघून गेली होती. परंतु जाताना एक अद्भुत नाट्य ती आपल्या मागे ठेवून गेली. मतलब ये जो नींबू का पेड़ है, वो देखने के लिए लेखक बोल रहा है कि जिस किसी वुमन ने ये पेड़ लगाया था, वो जो वुमन थी, उसने लगा के वहां से चली गई थी, परंतु जाते जाते एक अद्भुतमय नाट्य वो अपने पीछे रख के गई थी. उसको नहीं पता था कि मेरे पीछे इस पेड़ का क्या होने वाला है. दरवर्षी दर ऋतूत त्या झाडाच्या अनुषंगानं एक उत्सव साजरा होत असणार. फुलं येत असणार, घमघमाट दरवळत असणार आणि मग एक अख्ख्या फलोत्सव, फळांचं लगडणं, हे सगळं घडत असणार. मी तर केवळ एका ऋतूतल्या सजीवांच्या जागत्या नांदत्या अस्तित्वाचा साक्षीदार होतो. मतलब ये जो उमन ने जो पेड़ लगाया था, वो कैसे हर साल में, हर ऋतु में उस पेड़ को एक उत्सव, मतलब उस पेड़ का एक उत्सव हर साल में सेलिब्रेट होता होगा, ऐसे लेखक बोल रहे हैं. मतलब हमेशा उसको उसके टाइम पे जो उसकी जो नींबू के, जब ये फल की जो ऋतु आता है कि इस ऋतु में इसको फूल आते हैं, इसको उस फूलों का घमघमाट यानी सुगंध जो रहता है वो फैलना, और उसमें फैलने के बाद उस फूल से फल तैयार होना और ये फल लगड़ना, ये सब देखना कैसे हर साल में ऐसे होता ही रहता है. तो ये जो हर साल में इतना ये सब होता है पेड़ के साथ, तो उस ऋतु में
जो पूरे सजीव आते हैं उस पेड़ की तरफ, उसका जो साक्षीदार है वो कौन है? इस सभी साक्षी सजीव जो वहां पे आते थे, खुश रहते थे, ये देखने का साक्षीदार कौन है? लेखक था, कि उसने खुद ये सब चीजें देखी थी. पण ती शेजारची माणसं, ती अनेक वर्ष त्या घरात राहत आली होती. परंतु न त्यांनी हे हिरवं कौतुक पाहिलं, न त्यांनी झाडं लावली, न त्यांनी फुलं फुलवली. परंतु ये जो नेबर्स है उनके उनके जो पीपल्स है, उन्होंने क्या किया? ना कभी इतने सालों से वहां पे रह रहे, परंतु कभी इन्होंने ये हरियाली का कौतुक नहीं देखा. ना उन्होंने कभी वो पेड़ लगाए, ना उन्होंने कभी फूल खिलाए. हा निसर्गातला आनंद त्यांच्या मनात कधी पोहोचल्याचं मी पाहिलं नाही. मतलब जब तक वहां पे लेखक रह रहे थे उनके साइड में, उन्होंने कभी इनको ऐसे देखा नहीं कि नेचर का जो आनंद रहता है, नेचर की जो खुशी रहती है, उनके मन में कधीही उन्होंने देखी नाही. म्हणूनच कदाचित ती माणसं त्यांच्या परस अंगणासारखी उदास, भकास, तपकिरी अशीच वाटत राहिली मनानं. इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि ये जो नेबर है, उनके जो पीपल्स है, वो सिर्फ जैसे उनके पिछला आंगन और आगे का आंगन उसके जैसे, मतलब आजू बाजू का जो उनका परिसर है उसके जैसा उदास, भकास और तपकिरी रंग का, ऐसे उनके मन है, ऐसे लेखक ने बोला है. ते झाड लावणारी ती दाक्षिणात्याबाई एकदा तिच्या मुलासह आमच्या घरी आली होती. मतलब जिस औरत ने ये पेड़ लगाया था, वो दाक्षिणात्य जो लेडी थी, वो उसके बच्चे के साथ लेखक के घर आई हुई थी. तिनं आल्याबरोबर प्रथम जाऊन ते झाड पाहिलं. जैसे ही वो उनके घर आई, वैसे ही उसने फर्स्ट टाइम उस पेड़ को देखा. तिचा तो हळवेपणा मला सृजनाशी संबंधित वाटला. मतलब इसका जो पेड़ के प्रति जो प्रेम था, वो देख के लेखक को एकदम, मतलब अच्छा लगा कि उसको ये जो उसकी जो फीलिंग्स है पेड़ के प्रति, वो उनको अच्छी लगी. मला वाटतं सृजनाशी, नवनिर्माणाशी, निर्मितीशी मन जोडलेलं असेल तर ते ताजं राहतं. झाडांना फुलवणं, रुजवणं, त्यांचा हिरवा संदेश दूरवर पोहोचवणं, यातून मन सृजनात्मक आणि आनंदी, निर्मितीक्षम होत असावं. मतलब लेखक को लगता है को जो भी सृजनाशी, नवनिर्माणाशी, निर्मितीशी, मतलब जिसका भी मन जो रहता है सृजनाशी, नवनिर्माणाशी और निर्मितीशी, मतलब सृजनाशी मतलब सजीव लोगों के, जो सजीव छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पक्षी पशु है, उनके तरफ. नवनिर्माण मतलब कुछ तो नया निर्माण करने का, और निर्मिति से मतलब उससे ही कुछ, जो भी चीजें हम लोग करते हैं उससे कुछ निर्मित, ऐसे मन जुड़े रहते हैं. उनका मन कैसे रहता है? वो उस तरफ जोड़े हुए रहते, तो उनका ताजं राहतं, झाडं फुलवणं, ताजं राहतं, झाडं फुलवणं, रुजवणं. मतलब ये जो पेड़ के प्रति जिसका प्रेम रहता है, उनको पेड़ को ताजे रखना, उनको खिलाना, मतलब वो पेड़ के फूल खिलाना, रुजवणं मतलब पेड़ को तैयार करने के लिए जब बीज की ज़रूरत रहती है, उस बीज को लगाना, और उसका हरा संदेश जो रहता है, वो दूर-दूर तक पहुँचाना. इस में से जो उसकी मन की सृजनात्मक आनंद, सृजन उसका जो मन सृजनात्मक होता है और आनंदी और निर्मिती क्षम होता है, ऐसे लेखक को लगता है कि मतलब उस लेडी का भी मन जो था कैसे था? ताज़ा तवाना, फूल खिला पेड़ लगाना, पेड़ के फूल खिलाना, हरा संदेश पहुंचाना, और उसका मन था आनंदी, निर्मिती क्षम, ऐसे उनको लग रहा है. एक मागं ठेवलेलं फळदार झाडं किती जीवानं जगवतं, आनंद देतं, जीवन देतं, आश्वासन आणि आशीर्वाद देतं, हे पाहिलं की मन थक्क होतं. मतलब एक जो फल है, फल वाला जो पेड़ है, वो हम लोग ने लगाया है, और वो कितने जीव को जगाता है, और उस जीव को आनंद देता है, जीवन देता है, आश्वासन देता है, और वो आशीर्वाद भी देता है. ये देख के मन कैसे होता है? थक्क, यानी तृप्त हो जाता है. हे मर्म ज्यांनी जाणलं ते मला वाटतं आनंदी राहतात. ये जो गुपित जो है, जिसने भी जाना उसको
लगता है कि लेखक को लगता है कि जो भी ये गुपित जानते हैं वो आनंदी रहते यानी खुश रहते हैं. जे नुसते भौतिक गोष्टीचा ध्यास घेतात, दागिने लिहून बसतात, त्याच्या भोवताली कधी हिरवं झाड उगवत नाही आणि त्यांच्या मनात कधी पक्षी चिवचिवत नाही. आनंदापासून ते बिचारे वंचितच राहत असावेत. मतलब लेखक को अभी बोलते हैं जो भौतिक गोष्ठी का ध्यास, मतलब जो कुछ भौतिक चीजें हैं उनका ही ध्यास लेते रहते हैं. वो ज्वेलरी का शौकीन रहते हैं, तो उनको उस जगह पे कभी पेड़ का हरापन मालूम नहीं पड़ता, ना पक्षियों का किलबिल जो रहती है, पक्षियों का आवाज, उसका भी उनके मन पे कुछ परिणाम नहीं रहता. उस ये सब चीज से वो मतलब खुशी से ही दूर रहते हैं, ऐसे लेखक को लगता है. त्या जीवनदायी झाडानं आपल्या हिरव्या भाषेत मला असं बरंच काही सांगितलं. मतलब ये जो पेड़ है जीवनदायी, उसने उसके हरियाली के भाषे में बहुत कुछ लेखक को बताया, ऐसे बोल रहे हैं. मतलब बच्चों यहाँ पे अपने को एक पेड़ का उदाहरण देके लेखक ने मानवी जीवन और पेड़ का जीवन कैसे है, और पेड़ जब भी पूरा खिलता है फलता है तो उसकी यहाँ पे कैसे सजीव आकर्षित होती है, यानी जो पीपल्स है वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो रहे. और दो लोगों की यहाँ पे अपने को डिफरेंस भी दिखाए है. एक अच्छे वाले जो खुद उनके मन में पेड़ लगाना और उसको खिलाना, मतलब बहुत सारे, मतलब पेड़ की जो पूरी लगाने से प्रोसीजर करते हुए फल तक की वो उनके मन में है. जिस उस लेडी के मन में, वो मतलब उस लेडी है एकदम खुशी वाली. और कुछ उनके जो नेबर वाली है उस लेडी का उन्होंने बताया है कि वो सब हमेशा इतना पानी होके भी कभी भी वो खुश नहीं है, मतलब उदास दिखती है. उसको सिर्फ ज्वेलरी की, मतलब ज्वेलरी ले डाल के बैठना घूमना ये पसंद है, पर हरियाली फैलाना ये पसंद नहीं है. बट यहाँ पे हम लोग को, जहाँ पे हमेशा हम लोग हरियाली का संदेश पहुंचाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है ये बताने की कोशिश लेखक ने की है. कि बच्चों हम लोग जब एक पेड़ लगाते हैं तो सिर्फ एक पेड़ नहीं लगाते, उसके साथ बहुत सारे सजीव को एक खुशी मिलती है, उनको एक आश्वासन मिलता है. उस खुशी से आपको भी कुछ आशीर्वाद मिलते हैं, ये बताने की कोशिश यहाँ पे लेखक ने की है. तो बच्चों मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिसमें मेरी कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में. तब तक टिल देन बाय.